विक्रम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से आज राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। राज्यपाल पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, संस्कृत आदि को शामिल किया गया है, जो युवाओं के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाएं हमेशा नए विचारों, नई प्रेरणाओं, नए प्रयोगों को शामिल करें। राज्यपाल पटेल आज उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर आयोजित सेंट्रल जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। राज्यपाल पटेल ने कहा कि एक कुलपति के पास लगभग 1000 विद्यार्थी आते हैं। कुलपतियों का यह दायित्व है कि वे उनके बौद्धिक ज्ञान को सही मार्गदर्शन प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी दीक्षांत समारोह में जाता हूं तो विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करता हूं। उपाधि मिलने के बाद विद्यार्थियों को नौकरी मिलती है, उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन मैं आजकल ये देखता हूं कि उच्च शिक्षित डिग्रीधारी युवक अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। लोग अपने घरों के नाम मातृ छाया एवं पितृ छाया रखते हैं, लेकिन न माता का न पिता का सम्मान करते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि उनके शिक्षित होने का क्या फायदा। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने माता पिता द्वारा उन्हें पढ़ाने एवं बड़ा करने में उठाए गए कष्टों को न भूले। यदि विद्यार्थी अपने माता पिता की सेवा करता है तो ये मान लीजिए कि वो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल रहता है। राज्यपाल यहाँ करीब 2 घंटे विश्वविद्यालय में रुके। एक दिवसीय आयोजन में 4 राज्यों से करीब 350 से अधिक निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। आयोजन के 2 दिन पहले से यूजीसी की टीम विश्वविद्यालय पहुंच गई थी। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि इस आयोजन में खुद यूजीसी के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। यहाँ 10 सेशन हुए हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। इस चर्चा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी, जो मुख्यमंत्री, यूजीसी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को दी जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए हैं। सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन की अपेक्षा थी। समय का दौर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब शुरू हो गया। शिक्षण में बहुमुखी और समग्र सीखने के माहौल को बढ़ावा मिलेगा, जो खुले दिल के अच्छे नागरिकों के निर्माण में सहायक होगा। जरूरी है कि विज्ञान, वैश्विक और शैक्षणिक योग्यता और पाठ्यक्रम और गैर पाठ्यक्रम गतिविधि के बीच विभाजन को खत्म करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। आज जो विक्रम यूनिवर्सिटी में कार्यशाला आयोजित की हुई है, इसमें 4 राज्यों के वाइस चांसलर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को माननीय राज्यपाल और यूजीसी के चेयरमैन इन्होंने गाइड किया। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि उज्जैनी जो अपने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है और एक ज़माने में उज्जैनी का नाम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र करके था, तो आज उसी केंद्र से, उसे उज्जैनी से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर चर्चा हो रही है और उसकी कार्यप्रणाली को लेके, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल चैलेंजेस के ऊपर चारों राज्य के कुलपति, कुलाधिपति उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये समाधान की बात यह है कि आने वाले विकसित भारत के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य पा सकते हैं। देखिए, मैं एएफटी यूनिवर्सिटी रायपुर से हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल नाम है, डायरेक्टर हूँ मैं यहाँ पर। और उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करना और उसके क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको सभी प्रबुद्ध जनों से जानकारी लेकर उसको सहूलियत पूर्वक सभी लोगों तक पहुँचाना। आज सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास का ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है, जब 4 प्रांत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुलपति एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जो उच्च शिक्षा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है उसके बारे में चर्चा किया। और इस चर्चा में जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो सभी शिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा
और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में लागू नहीं है उन राज्यों में लागू करने में ये बहुत बड़ी मदद करेगी। हमारे माननीय जो राज्यपाल महोदय ने उनके भी सुझाव आए हैं, ख़ास तौर से सामाजिक समरसता और पारिवारिक दृष्टिकोण को इस शिक्षा नीति में लागू करना, उसमें समाहित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो इस शिक्षा नीति का अंग बनेगा। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरीके से पारिवारिक संरचना कैसी और कैसे संचालित हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पारिवारिक मूल्यों को किस तरीके से समाहित किया जाए, इस पर भी बहुत जोर दिया गया और माननीय राज्यपाल महोदय ने इस तरफ ध्यान भी आकर्षित कुलपतियों का किया है। इस दिशा में मूल्य आधारित शिक्षा पर प्रभावी रूप से और जोर दिया जाएगा, ऐसा सब कुलपतियों को निर्देश हुआ। महापौर एक्शन मूड में है। शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने की चलेगी मुहिम। कल से शुरू होगी कार्यवाही। कल से नगर निगम शहर में सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू करेगा। इसके लिए आज से मुनादी कराकर व्यापारियों से स्वच्छता और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले महापौर मुकेश चटवाल के विशेष प्रयासों से नगर निगम द्वारा ट्रैफिक पुलिस की सहायता से शहर के व्यस्ततम फुमारा चौक, कंठाल चौराहा, सती गेट, छतरी चौक और गोपाल मंदिर क्षेत्र से सड़क पर दोनों ओर किए गए बीच सड़क पर होने वाले 2 पहिया वाहनों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन निगम अधिकारियों की अनदेखी के चलते अब वापस इन जगहों पर व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। हालत ये हो चुकी है कि अतिक्रमण की वजह से पैदल चलना भी परेशानी का सबब बन गया है। अब एक बार फिर कल से नगर निगम शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू करेगा। इसके लिए आज से मुनादी कराकर व्यापारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। महापौर मुकेश चटवाल और निगम आयुक्त आशीष पाठक ने शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने में व्यापारियों से सहयोग करने की अपील की है। संचालकों को सूचित किया जाता है, आप सभी अपने अपनी दुकानों के बाहर रखा हुआ सामान दुकान की सीमा में अंदर कर ले। निश्चित तौर पे जो महाकाल और उसके आसपास के मार्ग हैं, केडी रोड, केडी गेट और निकास मार्ग और बाकी जो जगह पे हम लोगों को ये सूचनाएं मिली है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अतिक्रमण अभी हुआ है कुछ दिनों में और लोगों ने काफ़ी दुकानें अपनी बाहर निकाल के रखी हैं। तो अभी हम एक मुहिम चलाने वाले हैं, तो इसके लिए पहले तो उनको समझाइश दी जाएगी और अगर नहीं होगा तो चूँकि इससे यात्रियों का आवाजाही और सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, तो हम एक अभियान चलाकर इसको थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे और इन्फोर्स करके फिर चीज़ों को हम इस्टेब्लिश करेंगे। कंठाल, सती गेट, गोपाल मंदिर के आसपास और जब आप कंठाल से सती गेट तरफ जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि रोड सक्रिय है, मोटरवे कम है, तो अगर ऐसे में अगर दोनों तरफ अतिक्रमण किया जाएगा या दुकानों के बाहर सामग्री को रखा जाएगा तो निश्चित तौर से उससे यातायात बाधित होता है। ये हमारे सती गेट से लेकर के कंठाल, छतरी चौक पूरा जो हमारा मुख्य बाज़ार है और यहाँ पर हमारे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं जो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। हमने पेरू में भी सारे दुकानदारों से, सारे व्यापारी से हमने अनुरोध किया था कि वो दुकान का अपना जो सामान है नाले के अंदर रखे, नाली के अंदर रखे, जहाँ तक उनकी सीमा वहाँ रखे। लेकिन व्यापारी बंधु अपना सामान रोड तक ले आते हैं, नाले के बाहर ले आते हैं और काफ़ी अव्यवस्थित करके अपना व्यवसाय करते हैं, जिसको हमने पूर्व में भी हटाया था। आज भी मैंने कमिश्नर को कहा है कि हमारे उज्जैन की सुंदरता के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो, हमारे उज्जैन के नागरिकों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो जो हमारे प्रमुख बाज़ार हैं जिनको हमने तय करा है कि अतिक्रमण से मुक्त रहे, हमने एक बार पुनः हटाए भी थे, फिर लोगों ने वापस लगा लिए हैं। आज मैंने फिर कहा है कि वहाँ पे इन सबको अतिक्रमण तुरंत हटाने की कार्रवाई करें। उज्जैन कृषि उपज मंडी में आज से ऑनलाइन काम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी अब ये ई मंडी के नाम से जानी जाएगी, जिसमें व्यापारी, किसान और हम्मालों को कागजी कार्यवाही से छुटकारा मिल जाएगा। आज से मंडी में नई ई व्यवस्था लागू कर दी गई है।
इस नई व्यवस्था के तहत उज्जैन मंडी में किसान के उपज से भरे वाहन के मंडी गेट से प्रवेश से लेकर नीलामी तक ऐप के माध्यम से काम होगा। उपज की भुगतान व्यवस्था भी ऐप से ही होगी। माना जा रहा है कि इस नवाचार से मंडी संचालन व्यवस्था में काफी सुधार होगा। बेनामी व्यापार पर रोक लगेगी। मंडी संचालन की वर्तमान व्यवस्था कागजों पर चल रही है, जिसमें काफी समय लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए उज्जैन मंडी को ऐप के माध्यम से संचालित करने की तैयारी कर ली गई है। उप संचालक मंडी सचिव प्रवीण वर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा अनुसार ए श्रेणी की उज्जैन मंडी में आज से ऑनलाइन ई मंडी व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत कागजी काम काफी कम हो जाएगा। सिस्टम के अनुसार मंडी का ऐप तैयार हो गया है, जिसे मंडी में अपनी उपज को लेकर आने वाले किसानों के एंड्रॉइड मोबाइल में लोड कर दिया जाएगा। इससे किसान अपनी प्रवेश पर्ची बना सकेगा, जिसका नंबर गेट का कर्मचारी अपने कंप्यूटर में फीड कर लेगा। नीलामी में नीलामीकर्ता एवं अनुबंधकर्ता के पास POS मशीन रहेगी। इसमें किसान की उपज के नीलामी भाव अंकित करेंगे, जो किसान के ऐप में भी अंकित हो जाएंगे। सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश शासन और प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड के निर्देश अनुसार उज्जैन मंडी को ई मंडी के रूप में क्रियान्वित करना है। इसके लिए हमने POS मशीन, कंप्यूटर और थर्मल प्रिंटर ये बुला ली है। बूम बैरियर का हमारा काम चालू हो गया है, तो बूम बैरियर भी हमारा इसमें लग जाएगा। सबसे प्रथम इसमें प्रक्रिया इसकी है कि किसान जब मंडी गेट पे आता है तो उसको एक हम प्रवेश पर्ची जारी करते हैं, ई प्रवेश पर्ची। इसके पश्चात वो प्रवेश पर्ची के लिए या नीलाम के लिए जब आता है तो अपनी प्रवेश पर्ची का नंबर या प्रवेश पर्ची जो हमारे नीलाम करता को दिखाएगा, तो उसके बाद वो POS मशीन में केवल प्रवेश पर्ची का नंबर डालेगा, तो जिसमें किसान का पूरा डाटा जो प्रवेश पर्ची बनी है गेट पे, उसका नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, कौन सी उपज लेके आया, वो कितनी मात्रा में लेके आया, तो डिस्प्ले अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है यहाँ पे उस POS मशीन में। POS मशीन में केवल अनुबंधकर्ता का जो काम रहता है वो केवल भाव डालेगा और जिस व्यापारी ने खरीदा उसका मान नंबर या उसका लाइसेंस नंबर वो अंकित करेगा, तो उसकी जो अनुबंध पर्ची उसकी जनरेट हो जाएगी। अनुबंध पर्ची हो, एक पर्ची उसको किसान को दे देगा और एक व्यापारी को देगा। इसके पश्चात जब किसान जाएगा व्यापारी के गोदाम पर तुलवाने के लिए, तो वहाँ पर तुलावटी जो रहेगा, तुलावटी के पास भी ये ई मंडी का ऐप डाउनलोड रहता है। तो तुलावटी की एक ID होती है, तुलावटी उस ID से उसका तौल का वजन उस पर अंकित कर देगा, कितना तुला उसने उसको अंकित करना है, केवल उसको वजन उसमें। उसके पश्चात ऑटोमेटिक जो है बिल जनरेट उसका व्यापारी के ID पे हो जाएगा। व्यापारी को केवल उसका बिल जनरेट करना है कि एक सिंगल क्लिक पे, तो उसका बिल केवल व्यापारी को उसमें कुछ भी नहीं करना है और बिल ऑटोमेटिक उसका जनरेट हो जाएगी। प्रक्रिया इसमें समय की, इससे किसानों को क्या होता है, एक समय की बचत होगी नीलामी की, और पूरी पारदर्शी तरीके से एक मंडी का रिकॉर्ड भी एक अपडेट हो जाता है, व्यापारी वार भी रिकॉर्ड अपडेट होगा, किसान वार भी हो जाएगा हमारे पास। तो ये सारे एक ऑनलाइन व्यवस्था जो है मंडी बोर्ड ने लागू की है। इसके लिए अभी हमने प्रायोगिक रूप से ये कल से हमने जो है POS मशीन अपनी अलॉट कर दी है अनुबंधकर्ता कर्मचारियों और नीलाम कर्मचारियों को, और धीरे धीरे करके अभी हम व्यापारी और तुलावटियों को इसमें प्रशिक्षित कर रहे हैं, किसानों को भी इसमें कर रहे हैं हम। तो ये जल्दी हम इसको पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। कृष्णा बिहार में चौकीदारी का काम करने वाले युवक के अज्ञात कारणों के चलते मौत का मामला सामने आया है। नीलगंगा थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। नीलगंगा थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार कॉलोनी में कमलेश यादव नामक युवक चौकीदारी का काम करता है। जब उसे 2 दिन से फोन लगाने का प्रयास किया गया तो उसने फोन नहीं उठाया। तब उसके साथियों ने घर पर जाकर देखा तो बंद कमरे में उसकी लाश मिली। इस पूरे घटना की जानकारी नीलगंगा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। बताया जा रहा है कि युवक आगरा का रहने वाला है और उज्जैन रहकर चौकीदारी का काम करता था। हमने उनको काफ़ी टाइम फ़ोन लगाया, उनके फ़ोन ना उठाने के बाद फिर जब लड़का दूसरी शिफ्ट में पहुंचा तब उनको पता चला कि कुछ ऐसा है, तो फिर पुलिस को बुलाया गया और अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके आया हम लोग। लड़का यहीं का रहने वाला है, वो तो उज्जैन में जो दूसरी शिफ्ट करता है उसको जब पता है, हमने सुबह से फ़ोन लगा रहे थे तो फ़ोन उठा नहीं रहते वो लोग। फिर जब आज पहुँचे तब आज पता चला कि फिर ऐसा है, तो फिर पोस्टमार्टम के लिए कल रात को लेके आया। ये आगरा के पास में रहते हैं, आयुर्वेदिया रहते हैं उनके पास। चकोर पार्क में ID दिखाकर एंट्री करना अनिवार्य नहीं है। महापौर मुकेश टटवाल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिना ID दिखाए चकोर पार्क में प्रवेश कर सकता है।
बता दें कि 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि मक्सी रोड स्थित चकोर पार्क में आए दिन होने वाले विवादों को देखते हुए अब पार्क में आईडी देखकर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसको लेकर आज जब महापौर मुकेश टिटवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध लोगों की आईडी चेक करने का सुझाव जरूर दिया गया है। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे पार्षद साथी चकोर पार्क पर गए थे और विगत कई दिनों से कुछ प्रकार की घटनाओं की जानकारी वहाँ पर मिल रही थी। तो उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया है कि वहाँ पर आने वाले लोगों का आधार कार्ड भी हम देखें, इस प्रकार का उन्होंने सुझाव दिया है। लेकिन अभी नगर पालिका निगम के माध्यम से या हमारे द्वारा ऐसा कोई आदेश हमने जारी नहीं किया है। ये जरूर है कि कोई लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिस पर अपने को शक होता है तो उनका आधार कार्ड देखने में कोई बुराई भी नहीं है, आधार कार्ड देखना चाहिए ताकि कोई असामाजिक तत्व अगर पार्क में आता है, किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हमको उसकी जानकारी होना चाहिए।